नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल लिखने वाला में। मैं आपको आज कराने वाला हूं बीपीएससी कोड 133। हालांकि ये क्लास पहले भी कराई हुई है हमने, बट इसका इंग्लिश मीडियम की डिमांड थी तो वो मैं आज आपको कराने वाला हूं, जिसका नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो आइए इसको शुरू करते हैं हम। इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, उसकी हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें डिस्कस करनी है, वो देख लेंगे। पहले इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है। पार्लियामेंट्री सिस्टम्स ऑफर अ डिस्टिंक्ट अप्रोच टू गवर्नेंस, ठीक, ब्रिंगिंग बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू द टेबल। ये क्या होता है, एक डिस्टिंक्ट अप्रोच होती है, मतलब एक कंबाइंड अप्रोच होती है किस चीज़ के लिए, टू द गवर्नेंस। कैसे काम करती है गवर्नेंस, कैसे नहीं करती, उसके बारे में इसमें हम जानते हैं। इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों होती हैं, जैसा कि ऑलमोस्ट हर चीज़ की होती हैं, तो वो देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होंगी इसकी, यहाँ पर हमने एक एक दो दो पॉइंट ही इंक्लूड किए हैं आपको खाली ओवरव्यू देने के लिए। तो देख लेते हैं। एफिशिएंसी एंड स्मूथ लॉ मेकिंग, कैसे होगा, एफिशिएंटली लॉ बनाए जाते हैं यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में, एफिशिएंटली लॉ बनाए जाते हैं और स्मूथ तरीके से लॉ मेकिंग होती है। कैसे, सिंस द एग्जीक्यूटिव ब्रांच मतलब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो होती है प्राइम मिनिस्टर की, जो मंत्री लोग होते हैं, मिनिस्टर्स लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इज ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर मतलब कि पार्लियामेंट। देयर इज इनहेरेंट हार्मनी, दिस कैन लीड टू स्मूदर पैसेज ऑफ लॉज एज द गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज द बैकिंग ऑफ द मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। वो क्या करती है, कैबिनेट क्या करती है, अपने प्रस्ताव रखती है संसद के पटल पर, संसद के मंच पर वो प्रस्ताव रखते हैं अपने, जिस भी सदन में रखना चाहे, राज्यसभा या लोकसभा। उसमें क्या होता है, जैसा कि हमें पता है गवर्नमेंट कब फॉर्म होते हैं, जब उनके पास मेजोरिटी होती है। तो मेजोरिटी उनके पास पहले ही होती है, तो फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है, और जब गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी होती है और गवर्नमेंट ने ही कोई प्रस्ताव रखा है तो वो इजीली वहाँ से पास हो जाता है। इसीलिए इसको कहा गया एफिशिएंटली और स्मूथ लॉ मेकिंग। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग स्क्रूटनी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसको देख लेते हैं हम। पार्लियामेंट्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल थ्रू क्वेश्चंस, मतलब पार्लियामेंट क्या करता है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराता है, उनकी जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। कैसे, क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं। अब ये पार्लियामेंट की बात हो रही है, यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही आ सकते हैं, जो पार्टी गवर्नमेंट में है वो भी, और जो पार्टी अपोजिशन में है वो भी, दोनों ही पार्टीज के मेंबर्स इसमें सवाल पूछ सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं और वोट्स भी कर सकते हैं। किस पे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब जब पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज को लगता है कि अब सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, हमें सरकार गिरा देनी चाहिए, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन करते हैं, और यदि ये पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। तो इसमें क्या होता है, दिस कैन प्रिवेंट, ये क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज को। ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज मतलब एक तरह से इसको डिक्टेटरशिप की शुरुआत मान सकते हैं, बट डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक ही आदमी सब करता धरता होता है, डिक्टेटर होता है। इसमें क्या होता है, कुछ लोग या फिर कुछ लोगों का ग्रुप कह सकते हैं, या एक पार्टी का थोड़ी मोनोपोली कह सकते हैं, वो चीज़ होती है इसमें। ये क्या करते हैं, एंड एंश्योर द गवर्नमेंट रिमेन्स रिस्पॉन्सिव टू द पीपल्स विल, और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव करवाते हैं। कैसे, पीपल्स विल मतलब पीपल्स के लिए, लोगों के लिए उनको रिस्पॉन्सिव ठहराते हैं। इसके अब डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं हम। पहला डिसएडवांटेज हमारा क्या है, वो है फ्रेजाइल स्टेबिलिटी इन कोएलिशंस। कोएलिशंस मतलब जो गठबंधन की सरकारें बनती हैं, जैसे किसी पार्टी को कुछ थोड़े से वोट मिले, दूसरी पार्टी को थोड़ी सी सीटें मिली हैं, उनके पास किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है, बट दोनों की सीटें मिला है तो मेजॉरिटी उनके पास होती है। तो इसी तरह से वो दोनों क्या करते हैं, आपस में कोएलिशन करते हैं, कोएलेट करते हैं और मेजॉरिटी बना के गवर्नमेंट बना लेते हैं। उस चीज़ के बारे में यहाँ बात हो रही है। बट फ्रेजाइल स्टेबिलिटी, वो फ्रेजाइल स्टेबिलिटी कैसे होती है उसमें,
क्यों, मान लीजिए दो या तीन दलों ने, दो या तीन पार्टीज ने मिलकर मेजॉरिटी से सरकार बनाई है उन्होंने, बाद में कोई लॉ गवर्नमेंट ऐसा लाती है जो कि जो गवर्नमेंट की जो पार्टीज हैं दूसरी और तीसरे नंबर की जो पार्टीज है उनको किसी को पसंद नहीं आता या दोनों को पसंद नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, सरकार से अपना समर्थन वापस लेके सरकार को गिरा सकते हैं। इसीलिए इसको यहाँ पर फ्रेजाइल स्टेबिलिटी के बारे में बताया गया है, यही चीज इसमें बताई गई है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है इसमें, शॉर्ट टर्मिज्म। ये भी वही चीज है, शॉर्ट टर्मिज्म होता है द एवर प्रेजेंट थ्रेट ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस वोट। कभी भी इसमें नो कॉन्फिडेंस वोट का थ्रेट होता है। कैन मेक गवर्नमेंट्स हेजिटेंट टू टेक बोल्ड लॉन्ग टर्म डिसीजंस फॉर फियर ऑफ एलिनेटिंग देयर बेस। क्या कह रहा है इसमें, इसी चीज का, नो कॉन्फिडेंस मोशन का इसमें थोड़ा सा डर होता है सरकार को, इसीलिए वो कोई भी बोल्ड स्टेप नहीं ले पाती है, लॉन्ग टर्म स्टेप्स नहीं ले पाती है। शॉर्ट टर्मिज्म मतलब शॉर्ट स्टेप्स लेती है वो जिनका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, लॉन्ग टर्म में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चीज़ नहीं देखी जाती। वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट पाना चाहती है, जल्दी से जल्दी लोगों को रिजल्ट दिखे, उस चीज़ में कोशिश में वो लगी रहती है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है, डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब स्टेट्स मतलब यहाँ पे देशों की बात हो रही है, देशों का जो कंटेक्स्ट जो चेंजिंग होती है उनके नेचर में, देशों के जो नेचर बदलते रहते हैं वो किसके कंटेक्स्ट में, ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में यहाँ पर बात हो रही है। ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में वो कैसे बदलते रहते हैं, तो पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, हैज़ अनडाउटेडली रीशेप्ड द वे नेशन स्टेट्स ऑपरेट। क्या होता है, इसने रीशेप कर दिया है किसको, द वे नेशन स्टेट्स बिहेव, एक दूसरे के प्रति जो भी वो बिहेव करते हैं, जिस तरह से भी वो ऑपरेट करते हैं, उस चीज़ को उसने ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया है, रीशेप कर दिया है, बिल्कुल बदल के रख दिया है। इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है, वो देख लेते हैं किस तरह से ये देशों के नेचर को चेंज करता है। इरोजन ऑफ इकोनॉमिक सोवरेनिटी, ठीक, पहला आ जाता है यहाँ पर फ्री ट्रेड एंड रिड्यूस्ड कंट्रोल। फ्री ट्रेड और रिड्यूस्ड कंट्रोल, ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, एम्फेसाइजेस फ्री ट्रेड एंड ओपन मार्केट्स। इसने बहुत सारे ट्रेड्स को फ्री करवाने में भी मदद की है। फ्री ट्रेड मतलब यहाँ पर फ्री करवाने में मतलब पैसों से रिलेटेड नहीं है, फ्री ट्रेड मतलब एक देश से दूसरे देश जाने में जो बाधाएं होती थी उनको इसने बहुत हद तक कम किया है, उस चीज़ के कंटेक्स्ट में यहाँ पर बात हो रही है। और एक ओपन मार्केट बनाई है, पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को एक ओपन मार्केट की तरह उसने रीशेप किया है। इससे क्या फायदा हुआ, दिस रिड्यूसेस द स्टेट्स एबिलिटी टू कंट्रोल इट्स इकोनॉमी थ्रू प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच। इसने क्या किया है, किसी भी स्टेट की अपनी जो प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच से अपनी इकोनॉमी को बचाने की जो तरकीब होती थी उसको इससे चेंज किया है प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स से, लाइक हाई टैरिफ्स। जैसे कि वो क्या क्या कर सकते थे, पहले हाई टैरिफ्स लगा दिए जाते थे किसी चीज़ पर, तो उसमें वो ज़्यादा ट्रेड नहीं होता था, अपने देश के ट्रेड के हिसाब से जैसे भी अकॉर्डिंगली फ़ायदा होता था उसके हिसाब से वो हाई टैरिफ लगा दिया करते थे। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एमएनसीज जो होती है क्या करती है, कैन नाउ ऑपरेट अक्रॉस बॉर्डर्स एंड ग्रेट इज इन्फ्लुएंसिंग नेशनल इकोनॉमीज। अब क्या होता है इसमें, एमएनसीज जो होती है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वो क्या करती हैं, अक्रॉस द बॉर्डर ऑपरेट करती हैं, काम करती हैं दूसरे देशों में भी, और वहाँ की इकोनॉमीज को भी वो क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं उनके ऊपर। दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स। पावर डायनामिक्स कैसे शिफ्ट होते हैं, अब पहले क्या होता था, एक ही देश के अंदर ट्रेड हो रहा है, उनका इफेक्ट भी देश के अंदर ही पड़ रहा है, पावर डायनामिक्स वहीं पर रहते थे। अब क्या होता है, दूसरे देशों में भी ट्रेड होता है, एक देश का ट्रेड दूसरे देशों के साथ होता है, और उनकी इकोनॉमीज का भी हम पर फर्क पड़ता है, हमारी इकोनॉमी का भी उन पर फर्क पड़ता है, तो उसी हिसाब से क्या होता है, पावर डायनामिक्स भी उसी हिसाब से बैलेंस होते हैं। इंटरडिपेंडेंसी होती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें थोड़ा सा हार्ट रखते हैं। कैसे, द ग्लोबल इकोनॉमी हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इंटरडिपेंडेंट। ग्लोबल इकोनॉमी क्या हो गई है,
धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है, इंटरडिपेंडेंसी उनकी बढ़ती जा रही है, एक दूसरे पे उनकी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। स्टेट्स क्या करते हैं, रिलाई ऑन ईच अदर फॉर ट्रेड, रिसोर्सेज एंड इन्वेस्टमेंट। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें, एक सेक्टर कर सकते हैं। स्टेट्स क्या करते हैं, एक दूसरे पर रिलाई करते हैं, एक दूसरे पर वो आश्रित रहते हैं। किन किन चीज़ों के लिए, ट्रेड के लिए, रिसोर्सेज के लिए। कई देशों के पास कुछ रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वो दूसरों से लेते हैं, जैसे कि इंडिया के पास क्रूड ऑयल वगैरह ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में होता है इंडिया में। तो हमें क्या होता है, अरब कंट्रीज से, रशिया से, अमेरिका से, इन देशों से लेना पड़ता है। और इसी तरह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी हम बाट जोते रहते हैं। इंडियन कंपनीज क्या करती हैं, बाहर की कंपनीज से, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज से और विदेशों से फंडिंग के इंतज़ार में वो बैठे रहते हैं, उनसे फंडिंग चाहते हैं किसी ना किसी रूप में। तीसरा क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द मार्क्सिस्ट एंड लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट्स। क्या पूछ रहा है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द मार्क्सिस्ट एंड लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट्स। इन दोनों के बारे में हमें बात करनी है, मार्क्सिस्ट और लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट्स के बारे में। तो इनकी कोर वैल्यूज क्या क्या होती हैं दोनों की। पहला देख लेते हैं, मार्क्सिज्म की कोर वैल्यू क्या है हमारी। ये किस चीज़ पर फोकस करता है, इकोनॉमिक क्लास पर फोकस करता है और क्लास स्ट्रगल पर फोकस करता है। ये हर क्लास का स्ट्रगल क्या है उस चीज़ पर फोकस करता है। द स्टेट इज सीन एज अ टूल ऑफ द रूलिंग क्लास। क्या होता है, स्टेट का काम इसमें क्या होता है, किस तरह से देखा जाता है स्टेट को। स्टेट मतलब राज्य, मतलब देश। देश को इसमें किस तरह से देखा जाता है, एक टूल होता है वो रूलिंग क्लास का। रूलिंग क्लास कौन होती है इसमें अभी आगे बताया जाएगा। टू मेंटेन पावर एंड कंट्रोल ओवर द वर्किंग क्लास। किस चीज़ के लिए टूल होता है वो, रूलिंग क्लास का टूल होता है किस चीज़ के लिए, टू मेंटेन पावर, अपनी पावर बनाए रखने के लिए, और कंट्रोल द वर्किंग क्लास। जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, वर्किंग पॉपुलेशन वाली क्लास होती है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए। दूसरा है हमारा लिबरलिज्म। इसका कोर कंटेक्स्ट क्या है इसका, प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी अंडर द लॉ। इसमें क्या है, जैसा कि लिबरलिज्म हमें पता है क्या होता है, उदारता होती है, उदारवाद होता है। उसमें क्या फोकस किया जाता है, इंडिविजुअल की फ्रीडम पर फोकस किया जाता है, इक्वालिटी पर फोकस किया जाता है। लॉ के अंडर में जो भी जिस भी तरह से वहाँ पर डिफाइन की गई हो स्टेट्स के अंदर, उस पर फोकस किया जाता है। और यहाँ पर स्टेट्स का रोल क्या होता है, स्टेट का इज टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स एंड मीडिएट कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। स्टेट का रोल क्या होगा, इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और इंडिविजुअल्स के बीच में यदि कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कुछ तनाव होता है या फिर कुछ संघर्ष होता है, उसको मीडिएट करना या फिर उसका सुलह करानी। दूसरी चीज़ है, स्टेट्स का पर्पस क्या होता है इन दोनों में, वो देख लेते हैं। स्टेट्स पर्पस देख लेते हैं क्या होता है। मार्क्सिज्म में स्टेट का पर्पस क्या होता है, स्टेट क्या करता है, अल्टीमेटली विदर्स अवे इन अ क्लासलेस एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी। स्टेट क्या करता है, एक क्लासलेस और कम्युनिस्ट सोसाइटी की तरह बिहेव करता है एक तरह से। इट्स करंट पर्पस इज टू मेंटेन द कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड सप्रेस द वर्किंग क्लास। करंट पर्पस क्या होता है इसका, मेजर पर्पस जिसको भी हम कह सकते हैं, उसको क्या होता है उसका, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को मेंटेन करना कैपिटलिस्ट सिस्टम को, और दूसरी तरफ सप्रेस करना वर्किंग क्लास को, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है उसको सप्रेस करना, दबा कर रखना, या फिर कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को उसके ऊपर तरजीह देना उसका मेन पर्पस होता है। ऐसे ही लिबरलिज्म का क्या पर्पस होता है वो देख लेते हैं हम। स्टेट्स का क्या रोल होता है लिबरलिज्म में। स्टेट इज अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन टू सेफगार्ड इंडिविजुअल लिबर्टीज। स्टेट का मेजर रोल क्या होता है, नेसेसरी इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत ज़रूरी इंस्टीट्यूशन होता है किस चीज़ में, सेफगार्ड इंडिविजुअल लिबर्टीज। हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को सेफगार्ड करने, मतलब उसकी रक्षा करने के लिए ज़रूरी इंस्टीट्यूशन होता है। एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोवाइड पब्लिक गुड्स। और कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स करने में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ उनको राइट्स दिए गए हैं, उन चीज़ों को एनफोर्स करने में और पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करने में एक नेसेसरी इंस्टीट्यूशन का रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देख लेते हैं हम क्या कहता है।
एक्सप्लेन द असेंशियल फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। अब इसमें फेडरल सिस्टम के हमें असेंशियल फीचर्स को एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे हम। यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अब फेडरल सिस्टम डिवाइड्स पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे पावर को डिवाइड करता है वो। टिपिकली अ सेंट्रल, मेजरली क्या होता है, एक सेंट्रल पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, एंड रीजनल गवर्नमेंट्स, वो कई तरह की हो सकती है, स्टेट्स की, प्रोविंसेस की, कैंटोन्स की, मतलब छोटे लेवल पर भी वो हो सकती है। हेयर आर सम एसेंशियल फीचर्स दैट डिफाइन अ फेडरलिज्म। कुछ फीचर्स हैं वो देख लेते हैं हम। पहला आ जाता है डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर, जैसा कि अभी बताया गया, इसमें कई लेवल्स पर पावर को डिफाइन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उनको इसके बारे में बताया गया। टू कॉर्नरस्टोन ऑफ फेडरलिज्म। द कॉर्नरस्टोन ऑफ फेडरलिज्म क्या है? द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक, और सिमिलर डॉक्यूमेंट, इसकी तरह का कोई डॉक्यूमेंट होता है, या फिर अलोकेट्स स्पेसिफिक, जो कि क्या अलोकेट करता है? स्पेसिफिक पावर्स टू ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जो हर लेवल, गवर्नमेंट के हर लेवल की अपनी स्पेसिफिक पावर बताता है, चाहे वो फेडरल की गवर्नमेंट हो, चाहे वो रीजनल गवर्नमेंट हो। और दिस कैन बी एक्सक्लूसिव पावर्स, दिस कैन बी एक्सक्लूसिव पावर कंट्रोल्ड सोनली बाय वन लेवल। कुछ भी, किसी भी तरह की एक्सक्लूसिव पावर्स हो सकती है, वो चाहे तो एक ही लेवल से वो कंट्रोल की जाए, या फिर कॉन्करेंट पावर्स, जो कि दोनों लेवल्स पे कंट्रोल की जाए, फेडरल और रीजनल लेवल पे दोनों पे कंट्रोल की जाए, उनको क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट पावर्स। एंड रेसिडुअल पावर्स, और उसके बाद क्या आती है? रेसिडुअल पावर्स आती है, अनस्पेसिफाइड पावर होती है ये, लेफ्ट टू द रीजनल लेवल। ये और छोटे लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है हमारी, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में जो पंचायती राज सिस्टम है या फिर म्यूनसिपैलिटी वाला सिस्टम है, उसमें जो पावर्स आती हैं उनको रेसिडुअल पावर्स कहा जाता है, उस पर वो डिवाइड होती है। दूसरा है हमारा डुअल गवर्नमेंट। अब डुअल गवर्नमेंट हमने अभी पढ़ा है, इसमें जैसे इसमें हमने बहुत सारे लेवल्स देखे हैं ऊपर, इस वाले में डिवीजन ऑफ पावर्स में हमने क्या देखा है? बहुत सारे लेवल्स देखे हैं गवर्नमेंट की पावर्स के, सॉरी। इसमें क्या है? डुअल गवर्नमेंट की बात हो रही है। डुअल गवर्नमेंट कौन सी होगी? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, जो पूरे देश के लिए एक होगी, जैसा कि इंडिया में होता है, और दूसरी हमारी आ जाएगी स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि इंडिया में हमें देखने को मिलता है। वेरियस स्टेट्स में वेरियस गवर्नमेंट्स होती हैं, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। अब हमें पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस बताना है। इनको देख लेते हैं हम। पहले तो इनके गोल देख लेते हैं हम, पॉलिटिकल पार्टीज के गोल क्या होते हैं और प्रेशर ग्रुप्स के गोल क्या होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के मेजरली हमें गोल क्या देखने को मिलते हैं? वो लोगों का वोट पाना चाहते हैं और उससे अपनी सरकार बनाना चाहते हैं इलेक्शंस में जीत के, वही उनका मेन एम होता है। एम टू विन इलेक्शंस एंड होल्ड पॉलिटिकल पावर, अपना पॉलिटिकल पावर होल्ड करना चाहते हैं वो इलेक्शंस जीत कर। दे वांट टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसी एजेंडा। वो क्या करते हैं, क्या चाहते हैं? वो कंट्रोल करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, और अपनी जो भी एजेंडा के थ्रू उनकी पॉलिसीज होती हैं, जो भी उनकी विचारधारा होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो भी उनकी थिंकिंग होती है। दूसरा है हमारा प्रेशर ग्रुप्स। इनको इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहते हैं। ये वेरियस सेक्टर्स में हो सकते हैं, जैसे कि लेबर्स के अपने प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं, और इंजीनियर्स के अपने हो सकते हैं, और बाकी भी किसी भी सेक्टर में उनके अपने अपने प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं। वेरियस एनजीओज को भी हम प्रेशर ग्रुप्स कह सकते हैं, वो देखेंगे बाद में। इनका काम क्या होता है? एम टू इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक पॉलिसी डिसीजंस। ये क्या करते हैं? ये सरकार पर प्रेशर डालते हैं कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में, अपनी जो उनके फ़ायदा देने वाली जो पॉलिसीज होती हैं, जो उनको अफेक्ट कर सकती हैं, जो उनकी पॉलिसीज जिस भी सेक्टर में होते हैं, उस सेक्टर की पॉलिसीज़ को थोड़ा सा अफेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उसको। दे डोंट सीक टू गवर्न डायरेक्टली बट ट्राई टू स्वे गवर्नमेंट डिसीजंस ऑन इश्यूज दैट अफेक्ट देम।
वो क्या करते हैं, डायरेक्टली तो गवर्नमेंट पर इफेक्ट नहीं डालते हैं, बट जो भी इश्यूज उन पर इफेक्ट डाल सकते हैं प्रेशर ग्रुप्स पर, या जिस सेक्टर के प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे मान लीजिए लेबर्स के लिए, लेबर्स का कोई प्रेशर ग्रुप है, तो जो भी स्कीम्स या जो भी काम गवर्नमेंट के लेबर्स पर इफेक्ट डाल सकते हैं, उनको वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको वो थोड़ा सा गवर्न करने की कोशिश करते हैं बाहर से ही, गवर्नमेंट के बाहर से ही। अब इसमें आ जाता है स्कोप ऑफ इश्यूज, इसको देख लेते हैं जरा। पॉलिटिकल पार्टीज में स्कोप ऑफ इश्यूज क्या होता है और प्रेशर ग्रुप में क्या होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में देखते हैं पहले, टिपिकली हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ पॉलिसीज। ब्रॉड रेंज ऑफ पॉलिसीज होती है, बहुत सारी पॉलिसीज होती है इनके पास, किस चीज़ के लिए, कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम सोशल एंड वेलफेयर टू इकोनॉमिक इश्यूज टू फॉरेन पॉलिसी। ये सारे सेक्टर्स इसमें बताए गए हैं जिनके लिए इनके पास वेरियस पॉलिसीज होती हैं। किसमें होती है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के लिए इनके पास पॉलिसीज होती हैं। फ्रॉम सोशल वेलफेयर से लेकर इकोनॉमिक इश्यूज तक होती हैं, जो कि फॉरेन पॉलिसी तक भी जाती हैं। ये सारी पॉलिसीज इनके पास हो सकती हैं। बट रही बात प्रेशर ग्रुप्स की, उनके पास क्या क्या होता है देख लेते हैं। फोकस ऑन नैरोअर सेट्स ऑफ इश्यूज, उनका अपना पर्टिकुलर फोकस होते हैं, हमें अपने लिए काम करना है, अपने सेक्टर के लिए काम करना है, तो वो बहुत ही नैरो सेट्स पर काम करते हैं, नैरो सेट्स ऑफ इश्यूज पर काम करते हैं, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किनको, दियर मेंबरशिप, उनके मेंबर्स को। जैसा कि मैंने अभी आपको लेबर का एग्जांपल दिया, लेबर प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं, उनका एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एन एनवायरमेंटल ग्रुप माइट लॉबी ऑन एनवायरमेंटल regulations while a teachers union might advocate for education funding। ये देखिए इसमें दो एग्जांपल दिखाए गए हैं। कोई एनवायरमेंटल ग्रुप किस चीज़ पर काम करेगा, वो एनवायरमेंट की को अफेक्ट करने वाले लॉज पर या एनवायरमेंट को अफेक्ट करने वाले कामों के ऊपर वो थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि वो उनके फेवर में लॉज बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करे। वहीं अगर कोई टीचर्स की कोई यूनियन है, टीचर्स का कोई ग्रुप है, या कह लीजिए यूनियन संगठन कोई है, तो वो क्या चीज़ें कहेगा, वो अपनी एजुकेशन पे फंडिंग के लिए बात करेगा और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जो भी स्कीम्स होंगी उन पर वो बात करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑथोरिटेरियन रिजाइम्स। इसमें ऑथोरिटेरियन रिजाइम्स के बारे में हमें बात करनी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बात करनी है। ये देख लेते हैं पहले ऑथोरिटेरियन रिजाइम्स क्या होता है। ऑथोरिटेरियन रिजाइम्स क्या होता है, कंसंट्रेट पावर इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। कुछ लोगों के हाथों में पावर को वो कंसंट्रेट कर देता है, इकट्ठा कर देता है, मतलब लिमिटिंग इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्या करता है, कम करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम को कम करता है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को भी कम कर देता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। हेयर आर सम की कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन देम। कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखते हैं। पहला क्या है हमारा, लिमिटेड पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। ठीक, इसमें एक ही पार्टी का एक तरह से देखा जाए तो कंट्रोल रह जाता है, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म नहीं रह जाता है पार्टी का, कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि पार्टी के अंदर कुछ ही लोगों का इसमें कंट्रोल रह जाता है, कुछ ही लोगों की पावर चलती है। देयर इज अ रिजेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स लाइक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विद मल्टीपल पार्टीज। ये भी चीज़ एक इसमें इंपॉर्टेंट होती है, रिजेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स लाइक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तक को भी ये नकार देते हैं, उनको कई बार नहीं कराना चाहते हैं, जो कि हमारी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होती है, मेजर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इसको हम कह सकते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को। ओपोजिशन पार्टीज आर एदर बैंड। ओपोजिशन पार्टीज क्या होती हैं, या तो उन्हें बैन कर दिया जाता है या फिर सीवियरली वीकन कर दिया जाता है, उनको कमज़ोर कर दिया जाता है। या तो बैन कर देंगे उनको, नहीं तो उनको इतना कमज़ोर कर देंगे जैसा कि आजकल इंडिया में देखने मिल रहा है। और एग्जिस्ट इन अ शैम डेमोक्रेसी वेयर दे कांट रियलिस्टिकली चैलेंज द रूलिंग रिजाइम। और उनको इतना कमज़ोर कर देते हैं, एक शैम डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर देते हैं, जहाँ पर वो क्या करते हैं, रूलिंग रिजाइम जो होती है, रूलिंग पार्टी जो होती है, उनके खिलाफ कुछ बोल ही ना पाए या फिर उनको कुछ कह ही ना पाए, इतना कमज़ोर उन्हें कर देते हैं। तीसरा आ जाता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ पावर।
तीसरा आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर। पावर इज हेल्ड बाय अ सिंगल लीडर, जिसको ऑटोक्रेट भी कहा जाता है, और अ स्मॉल ग्रुप, ओलिगार्की इसको बोला जाता है। या तो पावर किसी सिंगल लीडर के हाथ में होती है, या फिर किसी एक ग्रुप के हाथ में होती है, या ग्रुप को ऐसा समझ सकते हैं हम, किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में होती है या तो पावर, या फिर किसी पर्टिकुलर लीडर के हाथ में होती है। जैसा कि हमें बहुत से देशों में समय समय पर इतिहास में देखने को भी मिला है, जो बाद में डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि हिटलर का एग्जाम्पल ले सकते हैं उस समय, ठीक है, जर्मनी का वो प्योर डिक्टेटरशिप थी, बट स्टार्टिंग उनकी ऐसे ही हुई थी, ऐसे ही वहाँ पर स्टार्टिंग होती है। दिस अलाइट मेक्स क्या होता है, डिसीजंस विद मिनिमल रिगार्ड फॉर द विल ऑफ द पीपल। इन्हें लोगों की इच्छाओं से कोई मतलब नहीं होता है, एक मिनट, इन्हें लोगों की इच्छाओं से कोई मतलब नहीं होता, उनके डिसीजन से कोई मतलब नहीं होता, और क्या होता है, मिनिमम रिगार्ड ऑफ द विल ऑफ द पीपल, बिल्कुल ना के बराबर उन्हें मतलब रह जाता है लोगों से। चौथा हमारे पास पॉइंट आ जाता है सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, मतलब नागरिक समाज की स्वतंत्रता का सप्रेशन, उसको दबाना। फ्रीडम्स ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली आर रेस्ट्रिक्टेड। फ्रीडम ऑफ स्पीच कम कर दी जाती है, उसमें रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, प्रेस को दबा दिया जाता है, असेंबली वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, असेंबली मतलब वहाँ पर जो संसद वगैरह होती है उनकी, उसको सदन को वो थोड़ा सा दबा कर रखते हैं, वहाँ पर तरीके से सदन को चलने नहीं देते हैं। द गवर्नमेंट में मॉनिटर कम्युनिकेशंस, क्रैक डाउन ऑन डिसेंट एंड साइलेंस क्रिटिकल वॉइसेस। क्या करती है गवर्नमेंट वहाँ पर, गवर्नमेंट क्या करती है, मॉनिटर करती है किन किन चीज़ों को, कम्युनिकेशंस को, जो भी आपस में बातें हो रही होती हैं किसी की, उनके बारे में वो उसको मॉनिटर करती है। क्रैक डाउन ऑन डिसेंट, किसी की इच्छाओं पर, किसी के तर्कों पर वो क्रैक डाउन करती है, मतलब उनको दबा देती है, या फिर साइलेंट कर देती है किन चीज़ों को, क्रिटिकल वॉइसेस को, जो उनकी चीज़ों को क्रिटिकल करे, मतलब जो भी उनको क्रिटिक्स करे, उनकी कमियां निकाले, जो भी सरकार की कमियां बताए, उनको साइलेंट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसको देख लेते हैं हम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पहले तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम देख लेते हैं क्या होता है। जैसा कि हमें पता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट को डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना जाता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पावर सारी किसके हाथ में होती है, कंसंट्रेट्स पावर इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास सारी पावर कंसंट्रेट कर देती है, मतलब प्रेसिडेंट और उनके जो सचिव वगैरह होते हैं उनके पास। विद अ प्रेसिडेंट एज बोथ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट, जैसा कि इंडिया में देखा जाता है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सिस्टम चलता है या पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट जो होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ स्टेट होते हैं। बट प्रेसिडेंट सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट होते हैं और प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं। दोनों पावर्स एक ही इंसान के पास होती है। ये क्या करता है, दिस स्ट्रक्चर ऑफर्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ। इसके अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या होती है, क्लियर एडवांटेज, क्लियर लीडरशिप होती है। भाई हमको पता है एक ही आदमी के पास दोनों चीज, एक ही आदमी जो है दोनों चीज़ों का हेड है, आदमी या औरत जो भी हो सकता है, वो एक ही व्यक्ति जो है दोनों चीज़ों का हेड है। वोटर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, और क्रिएटिंग अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी दे देते हैं वो एक ही व्यक्ति को, और उसी की फिर अकाउंटेबिलिटी भी होती है, जवाबदेही भी उसी की होती है। दिस कैन बी बेनिफिशियल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस व्हेन डिसिसिव एक्शन इज नीडेड। ये क्या होता है, मुसीबत के समय पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को डिसीजन लेने होते हैं और वो फटाफट डिसीजन ले सकता है, जो कि क्राइसिस के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर स्टेबिलिटी। प्रेसिडेंट्स क्या करते हैं, फिक्स टर्म्स, फिक्स टर्म होती है इनकी, अपना पर्टिकुलर टाइम के लिए ये फिक्स रहते हैं, विच कैन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी देते हैं और उनकी पॉलिसीज़ को भी आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं, या फिर कहें कि हेल्प बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वो क्लियर माइंड से पॉलिसीज़ बना पाते हैं कि इतने टाइम के लिए हम हैं ही गवर्नमेंट में, उस चीज़ को देखते हुए काम कर पाते हैं। हालांकि इनको बीच में भी हटाया जा सकता है, बट वो एक अलग चीज़ है। इसकी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं।
डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ग्रिड लॉक, ये क्या होता है देखते हैं। डिवाइडेड गवर्नमेंट क्या होती है, प्रेसिडेंट फ्रॉम वन पार्टी एंड कांग्रेस कंट्रोल्ड बाय अनदर। कांग्रेस मतलब जो इनकी असेंबली होती है, यहाँ पर बेसिकली अमेरिकन सिस्टम को लेकर इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो डिवाइडेड गवर्नमेंट होती है, इसमें गवर्नमेंट डिवाइड रहती है, प्रेसिडेंट किसी पार्टी से होता है, बट उनके जो जैसे मान लीजिए इंडिया में एमपीज होते हैं, उसी तरह से जो वहाँ के वो एमपीज होते हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट सिस्टम में जो एमपीज होते हैं वो क्या होते हैं, कांग्रेस में किसी और पार्टी की भी मेजोरिटी हो सकती है वहाँ पर। मतलब एमपी जो असेंबली में जो वहाँ की संसद है उसमें किसी और पार्टी की वो हो सकती है, मेजोरिटी हो सकती है, बट प्रेसिडेंट किसी और पार्टी से हो सकता है जो कि करता धरता होगा। तो कैन लीड टू ग्रिडलॉक सिस्टम, ये एक ग्रिडलॉक हो सकता है, एक तरह से लॉक हो सकता है, वेयर डिसएग्रीमेंट बिटवीन ब्रांचेज स्टॉल्स लेजिस्लेशन। उसमें क्या हो सकता है, लेजिस्लेशन की ब्रांचेस के बीच में वहाँ पर डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टी जो प्रेसिडेंट है वो किसी और पार्टी का हो सकता है और बाकी जो कांग्रेस है वो किसी और पार्टी के द्वारा लेड हो सकती है। दूसरा आता है हमारा लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी एंड माइनॉरिटी वॉइसेस मे बी मार्जिनलाइज्ड ड्यू टू टू पार्टी सिस्टम ऑफन एसोसिएटेड विद प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अक्सर क्या देखा जाता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में दो पार्टीज होती हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, अक्सर दो बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, उन्हीं को ज़्यादातर वोट शेयर जाता है जब भी इलेक्शंस होते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे क्या हमें डिसएडवांटेज देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो माइनॉरिटी वॉइसेस होती हैं या फिर उनकी माइनॉरिटीज़ की जो पार्टीज़ होती हैं, जो छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, उनकी आवाज़ कई बार हमें देखने को नहीं मिलती, वो दब जाती हैं बड़ी बड़ी पार्टीज़ के आगे। तो वो चीज़ यहाँ पर एक डिसएडवांटेज का रूप लेती है। अब हमारे आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स को देख लेते हैं हम फटाफट। पहला है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। इसको हम सीधे सीधे समझ लेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। जैसा कि हम लोग इंडिया में रहते हैं और हम लोग जानते हैं इंडिया में कैसा सिस्टम काम करता है। यहाँ पर एक ही क्षेत्र में कई बार तो कैसा होता है 10-10 पार्टियाँ चुनाव लड़ रही होती हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। मतलब देश में एक से ज़्यादा पार्टीज अलाउड हैं। अब वो चाहे एक से ज़्यादा, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 10,000 हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी पार्टीज यहाँ पर हो सकती हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या करता है, अलाउज फॉर मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज टू कम्पीट इन इलेक्शंस एंड पोटेंशियली होल्ड पावर। वो अलाउ करता है मोर देन 2 पार्टीज को, वो चाहे 3 हो, चाहे 3,000 हो, कितनी भी पार्टीज हो सकती हैं, वो इलेक्शन लड़ सकती हैं, कम्पीट कर सकती हैं इलेक्शन में और जीत कर अपनी पावर को होल्ड कर सकती हैं। दिस सिस्टम ऑफर्स अ वाइडर range of political perspectives compared to a two-party system, but it also comes with its own set of challenges। इसमें क्या बताया गया है, इसका एक अपना बेनिफिट भी होता है, वाइडर रेंज होती है इसकी, किस चीज़ की, बहुत सारी पार्टी होंगी, जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो उनके क्या होंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव भी होंगे अपने। ऐसा ज़रूरी नहीं है सब सेम ही पर्सपेक्टिव की पार्टियाँ हों, अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे, तो अलग अलग लोगों के ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती होंगी। तो ये इसका एक एडवांटेज है, बट इसके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जो हम डिसएडवांटेज में काउंट कर सकते हैं। इंक्रीज स्क्रूटिनी, मल्टीपल पार्टीज क्या करते हैं, कैन होल्ड द गवर्निंग पार्टी अकाउंटेबल, लीडिंग टू मोर डिबेट एंड पोटेंशियली बेटर पॉलिसी आउटकम्स। इसमें क्या हो सकता है, लीडिंग टू मोर डिबेट्स एंड पोटेंशियली बेटर पॉलिसी आउटकम्स। इसमें जितनी ज़्यादा पार्टीज चुनकर सदन में जाएंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, डिबेट्स का लेवल बढ़ेगा, हर कोई अपना अपना पर्सपेक्टिव बताएगा, हर कोई अपने अपने हितों को सामने रखेगा और उससे क्या होगा, एक बेटर पॉलिसी बनाने में गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी। इसी तरह से एक डिसएडवांटेज भी होती है, कोएलिशन इंस्टेबिलिटी, जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पर है। कोएलिशन इंस्टेबिलिटी मतलब जब कभी किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती है तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज उनमें मिलकर सरकार बनाती हैं और बाद में उनके बीच कुछ मनमुटाव होने पर, झगड़ा होने पर सरकार गिराने की नौबत भी आ जाती है। अब आता है अगला पॉइंट, हमारे पास अगला टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ये क्या होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट। ग्लोबलाइजेशन जो क्या है, एज डिस्कस अर्लियर, रेफर्स टू द growing interconnection and interdependence of the world's economies on each other। यहाँ पर भी खत्म कर सकते हैं, बट आगे
कल्चर्स में इनकी इंटरडिपेंडेंसी होती है, पॉपुलेशंस में होती है, और भी वेरियस सेक्टर्स में इनकी इंटरडिपेंडेंसी देखी जा सकती है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं, जैसा कि हर चीज़ के हमें देखने को मिलते हैं। एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? इंक्रीज ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ट्रेड एक दूसरे के साथ बढ़ सकता है, एक दूसरे देशों के बीच में ट्रेड बढ़ सकता है, एक देश का दूसरे देशों के साथ, और उनकी इकोनॉमी भी उसी तरह से बढ़ेगी। जब जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता जाएगा, इकोनॉमी भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम। डिसएडवांटेज होगी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यहाँ पर हो सकता है। कैसे? इंक्रीज ट्रेड एंड प्रोडक्शन कैन लेड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। ये क्या बता रहा है? कैसे कैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है इसमें? जब ट्रेड बढ़ेगा तो किसी भी चीज़ का, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चीज़ का ट्रेड बढ़ता है, मान लीजिए गाड़ियों का ट्रेड बढ़ता है, हमारे यहाँ की गाड़ियों की डिमांड किसी दूसरे देश में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो फैक्ट्रीज वहाँ पर दिन रात काम करेंगी, जो रिसोर्सेज का जो है वहाँ पर डिप्लीशन बहुत ज़्यादा उसके थ्रू होगा, क्योंकि रिसोर्सेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। और इसी तरह से वहाँ पर जो फैक्ट्रीज दिन रात काम करेंगी तो उससे निकलने वाले पोल्यूटेंट्स भी बढ़ेंगे, जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का यहाँ पर कारण बनेंगे। तीसरा आता है हमारे पास, तीसरा टॉपिक है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसा कि अभी मैंने छोटा सा आपको एग्जांपल भी दिया था एक जर्मनी का, वो चीज़ क्या होती है? मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है। इसमें आज की डेट में हमारे प्रिय पड़ोसी जो कि बहुत नालायक है, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, पाकिस्तान को। यहाँ पर भी क्या होता है? मिलिट्री डिक्टेटरशिप हमें अक्सर देखने को मिलती है। कहने को तो सरकारें होती हैं, बट पावर किसकी चलती है यहाँ पर? मिलिट्री की ही चलती है। और कई बार तो सामने आकर मिलिट्री गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है, मिलिट्री तख्तापलट देखने को मिलता है। और एक और एग्जांपल अभी हम देख सकते हैं, अभी म्यांमार में हम देख सकते हैं सीधे सीधे। म्यांमार में हम सीधे सीधे इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें अभी करंट के कंटेक्स्ट में, जो क्लियरली मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। इसमें क्या होता है? इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द मिलिट्री होल्ड्स एब्सोल्यूट और नियर एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर पावर कह सकते हैं, या कंट्री कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? मिलिट्री के पास ऑलमोस्ट सारी पावर होती है, वो पूरी तरह से कंट्री को कंट्रोल करते हैं। ये चीज़ इसमें होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं इसकी, ये देख लेंगे हम। मिलिट्री इंचार्ज, मिलिट्री हर चीज़ की इंचार्ज होती है। कैसे कैसे? नॉट इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं ये, इनको चुना नहीं जाता है। ये जो भी लोग मिलिट्री में होते हैं वही लोग क्या करते हैं? पावर को होल्ड करते हैं। वील्स सुप्रीम पावर, इनको किसी ने लोगों ने चुना नहीं होता है। जैसे चुनावों में हम यहाँ पर अपने नेता खुद चुनते हैं, वैसे यहाँ पर नहीं होता है। सिविलियन क्या करते हैं? पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड और नॉन एग्जिस्टेंट। सिविलियन का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में बिल्कुल भी नहीं होता, ना के बराबर कह सकते हैं, या फिर बिल्कुल ही नहीं होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसी चीज़। ये वही वाली बात हो जाती है ग्रेविटी। वो क्या होती है? सप्रेशन ऑफ डिसेंट, किसी की भी इच्छाओं को दबाना या फिर उनके अधिकारों का दमन करना। ये इसमें बहुत कॉमनली देखा जाता है। जैसे कि ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ देखा जाता है, ये बहुत कॉमन होता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप में। फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड द प्रेस आर सीवियरली curtailed टू मेंटेन कंट्रोल। इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा जाता है इन चीज़ों को, ताकि बाकी चीज़ों पर कंट्रोल इजीली किया जा सके। यूज़ ऑफ फोर्स, फोर्स का यूज़ किया जाता है इसमें, ज़्यादातर मिलिट्री फोर्सेस का यूज़ किया जाता है इंटिमिडेट द पॉपुलेशन एंड मेंटेन पावर, पावर को मेंटेन करने के लिए। फोकस ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं, मिलिट्री डिक्टेटरशिप की बात हो रही है। जब मिलिट्री का काम ही मेन क्या होता है किसी भी देश में, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो चाहे ना हो, मिलिट्री का काम क्या होता है? सिक्योरिटी का। तो जब मिलिट्री ही डिक्टेटरशिप होती है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है जिसमें मिलिट्री ही क्या कर रही है? सरकार को चला रही है, सारी पावर होल्ड करती है, तो वो क्या करेगी? मेन फोकस करती है अपना सिक्योरिटी पर। हमारा आज का लास्ट टॉपिक आ जाता है मल्टीकल्चरलिज्म। इसको देख लेते हैं हम जरा। ये क्या होता है? मल्टीकल्चरलिज्म रेफर्स टू द कोएग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। एक ही जगह पर एक से ज़्यादा कल्चर्स का
एग्जिस्टेंट जो होता है उसको हम मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं विद इन अ सिंगल सोसाइटी, किसी एक ही सोसाइटी में। जैसा कि आप एग्जांपल इंडिया का ले सकते हैं, यहाँ पर एक ही जगह पर आपको बहुत सारे कल्चर्स देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संस्कृति के लोग देखने को मिल जाते हैं। इट एक्नॉलेजेस, रेस्पेक्ट्स एंड द कल्चर प्रैक्टिसेस, वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ डिफरेंट एथनिक, रिलीजियस एंड सोशल ग्रुप्स। एक ही जगह पर क्या क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पर वेरियस कल्चर्स देखने को मिल जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करने वाले देखने को मिल जाते हैं, उनकी वैल्यूज एक ही जगह एग्जिस्ट करती हैं, बिलीफ सिस्टम उनके एक जगह एग्जिस्ट करते हैं, बिलीफ ऑफ डिफरेंट एथनिक मतलब अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग चीज़ों को मानने वाले लोग, रिलीजियस व्यूज उनके अलग अलग होते हैं, और सोशल ग्रुप्स वेरियस तरह के अलग अलग एक ही जगह पर हमें देखने को मिल जाते हैं। ये क्या करते हैं, प्रमोट्स अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ ट्रेडिशंस, नेविगेटिंग मल्टीकल्चरलिज्म ऑल्सो प्रेजेंट्स चैलेंजेस। ये क्या करते हैं, एक रिच ट्रेडिशन हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब एक ही जगह सारे कल्चर के मतलब बहुत सारे कल्चर्स के लोग रहते हैं एक ही जगह पर, वहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स के सोशल ग्रुप्स रहते हैं, तो क्या होता है, हर कल्चर में हर लोग तरह के व्यक्तियों में उनकी सबकी मिली जुली चीज़ें देखने को मिलती हैं, अच्छी बुरी सारी चीज़ें। इसकी कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, देख लेते हैं। कल्चरल एनरिचमेंट, ये वही चीज़ है जो मैं अभी आपको बता रहा था, कल्चरल एनरिचमेंट। जब एक ही जगह एक से ज़्यादा कल्चर रहते हैं तो वो क्या होता है, एक दूसरे के कल्चर से चीज़ें सीखते भी हैं। एक दूसरे के कल्चर में क्या होता है, पहले किसी कल्चर में पर्टिकुलर चीज़ें फॉलो की जा रही थी, बट अब किसी दूसरे कल्चर को देख के उनकी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे कल्चर में अपनाते हैं हम, और उन चीज़ों को भी फॉलो करना शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा भी कल्चर थोड़ा ग्रो करता है और आगे बढ़ता है, ग्रोथ होता है, एनरिचमेंट उसका होता है। और डिसएडवांटेजेस इसकी क्या क्या हो सकती हैं, माइनॉरिटी डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या हो सकती है। अनलेस केयरफुली मैनेज्ड, कल्चरल differences can perpetuate existing inequalities for minority groups। अगर इनको तरीके से मैनेज ना किया जाए तो ये माइनॉरिटीज़ के लिए खतरनाक हो सकती हैं। उनके उनके जो कल्चर होता है वो थोड़ा सा एक्सटिंक्शन की तरफ जा सकता है, या उनको सुप्रेस किया जा सकता है। यही चीज़ इसमें बताई गई है। दूसरा है हमारा नेशनल आइडेंटिटी इश्यूज। नेशनल आइडेंटिटी इशू क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन मल्टीकल्चरलिज्म कैन समटाइम्स ब्लर एंड कंसेप्ट ऑफ यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी। इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, एम्फेसाइज ऑन मल्टीकल्चरलिज्म और कैन समटाइम्स ब्लर, कभी कभी वो चीज़ें ब्लर भी हो सकती है, एंड द ब्लर कर सकती है द कंसेप्ट ऑफ यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी। उनका क्या होता है, यूनिफाइड एक ही देश की आइडेंटिटी को कई बार वो इस कंसेप्ट को ब्लर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कल्चर हमें देखने को मिलते हैं और उनका मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। आई होप आप सबको समझ आया होगा। इस क्लास से रिलेटेड कोई इशू, कोई डाउट हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बाकी इसकी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए।